हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस पर आप सभी लोगों का। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में गॉस के नियम के दो अनुप्रयोगों को पढ़ा गया था, ठीक ना। यानी कि गॉस के दो अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो अनंत लंबाई के आवेशित पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि एक समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो ये दो क्लास अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप हमारी इसके पहले वाली वीडियो पर जाएं, जिसपे हमने गॉस के प्रमेय को भी समझाया है और उन दोनों टॉपिक को भी समझाया है, उसके अनुप्रयोग को। पहले आप उन दोनों क्लास को करें। आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक, उसी का तीसरा अनुप्रयोग जो हम लोगों को पढ़ना है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पे आज डिस्कस करेंगे और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर भेजिएगा और वीडियो को देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक क्या है हम लोगों की बच्चों? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, यानी एक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हमें गॉस के अनुप्रयोग के आधार पर पढ़ना है, यानी गॉस के नियम का प्रयोग करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोलीय कोष है, यानी एक गोला है, ठीक ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा, मैं उस चीज को फिर से क्लियर करूंगा, ठीक ना। लेकिन आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं बच्चों? एक गोला बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, ठीक है, और एक गोलीय कोष है हमारे पास, और इस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। मान लीजिए क्यू कुलाम का आवेश क्यू कुलाम का आवेश इस पूरे गोलीय कोष पर क्या है बच्चों? एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, एकदम आराम से समझते हैं, पूरा क्लियर होगा आपको। ठीक, क्या हमने मान लिया कि हमारे पास एक गोलीय कोष है और इस गोलीय कोष पर एक समान रूप से क्यू कुलाम का आवेश वितरित है। ठीक है, चलिए अगर कुलाम वितरित है तो मान लीजिए इस आवेश के अंदर किसी बिंदु ओ पर, इस कुलाम के आवेश के अंदर, इस गोलीय कोष के अंदर एक बिंदु क्या है बच्चों? ओ है, जिस पर मान लीजिए अगर आवेश बिंदु ओ है और ओ से इस वाले गोलीय कोष की त्रिज्या मान लेते हैं बच्चों, क्या है? आर है। इस वाले गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है? आर है। ठीक, अब देखिए हमको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो यहाँ पर तीन कंडीशन से हमसे पूछ सकता है। एक तो इस गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी जा सकती है, या तो गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है, या फिर इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। मतलब तीनों कंडीशन में आपसे पूछी जा सकती है कि अगर हमारे पास एक गोलीय कोष है जिस पर एक समान रूप से आवेश अगर वितरित है, तो आप बताइए इस गोलीय कोष के बाह्यतम बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन से हमसे क्या पूछा जा सकता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगर मान लेते हैं कि एक बिंदु ओ है और इस बिंदु से आर दूरी पर, यानी स्मॉल आर मानते हैं, ठीक ना, स्मॉल आर दूरी पर, यानी एक इसके बाह्यतम बिंदु पर एक हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे बच्चों। मान लीजिए इसके बाह्यतम बिंदु पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया कुछ इस तरीके से, और इसके बाह्यतम बिंदु पर हमने एक बिंदु मान लिया क्या? P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो हो गया गोलीय कोष के बाहर। ठीक है, एक बना लेते हैं इसके आंतरिक बिंदु पर, ठीक ना। अगर इसके आंतरिक बिंदु पर बनाया जाए, मान लीजिए ये मैं एक गॉसियन पृष्ठ बनाता हूं,
चलिए मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं बच्चों। चलिए मान लीजिए ये इसका आंतरिक बिंदु है, ठीक ना। इसके आंतरिक बिंदु पर भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसके बाह्यतम बिंदु पर भी और इसके पृष्ठ पर भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए बिंदु O से जो हमारा बाह्यतम बिंदु है वो r दूरी पर है और जो इसका पृष्ठ है यानी जो हमने गोलीय कोष बनाया है, ये गोलीय कोष की दूरी क्या है, कैपिटल R है और इसकी दूरी स्मॉल r है। यहाँ पर ये दोनों पृष्ठ हमारे क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, मतलब ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों को बच्चों का क्या कहा जाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि इसी पृष्ठ पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चलिए अब देखिए, अगर आपको याद है तो हमने आपको बताया था कि गॉसियन पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हम उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर लें और उसके बाद हम इस पृष्ठ पर अगर आवेशित घनत्व है, आवेशित घनत्व है तो कुल आवेश ज्ञात कर लें और उसके बाद गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, ठीक ना। चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास आर त्रिज्या का एक क्या है, विलगित गोलीय कोष है। चलिए समझते हैं। माना माना कैपिटल आर, ठीक ना, क्योंकि ये जो गोलीय कोष हमने बनाया इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। आर त्रिज्या का हमारे पास क्या है बच्चों, एक विलगित गोलीय कोष है। अब हम कहते हैं कि जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए ये हमने जो आवेश गोलीय कोष बनाया इस पे पूरे गोलीय कोष पर क्यू कूलाम का आवेश क्या है, वितरित है। यानी जिस पर क्यू कूलाम का आवेश प्लस क्यू कूलाम का आवेश वितरित है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाह्यतम बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी जो बिंदु P है। यानी कि अब हम इसके बाहरी बिंदु पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो पहली कंडीशन हमारी है वो किस बिंदु पर है बच्चों, बाह्य बिंदु पर, ठीक ना। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी। अब इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए अब ये बताइए, अगर हमारा जो गोलीय कोष है इसके बीच में एक बिंदु O है, बिंदु O से कितनी दूरी पर ये बिंदु P है जो बाहरी बिंदु पर हमने लिया है, R दूरी पर। इस कंडीशन में जो स्मॉल r है बच्चों, क्योंकि ये बाहर है इस गोलीय कोष से तो इसकी दूरी ज्यादा है और ये कैपिटल R जो इसकी दूरी क्या है, कम है। मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि माना कि जो हमारा गोलीय कोष है, आवेशित कोष के अंदर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। माना गोलीय कोष के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। R दूरी पर क्या है, बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए
तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है बच्चों, इस पर एक अवयव, क्षेत्रफल अवयव मान लीजिए डी है। अगर देखिए, अगर ये पृष्ठ है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी ई, और अगर ये पृष्ठ हमने मान लिया यहाँ पर ये कोई पृष्ठ है क्षेत्रफल अवयव, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, इधर की होगी, यानी डी ए की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान से समझते रहिए खाली। अब मान लीजिए क्षेत्रफल अवयव जो बच्चों हमारा डी ए है, इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, चलिए अगर इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें बच्चों, तो डी फाई सफिक्स ई बराबर क्या होगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये होता है। चलिए अब मुझे ये बताइए, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, और जब एक दूसरे के समांतर हैं तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। अगर बीच का कोण थीटा होगा तो यहाँ पर बीच का कोण 0 है, तो कॉस थीटा का मान 0, यानी डी फाई सफिक्स ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान बच्चों क्या होता है, 1 होता है, तो आ जाएगा ई इंटू डी ए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा इस क्षेत्रफल सदिश से, यानी इस अवयव क्षेत्रफल का जो हमने अल्पतम पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। हमको पूरे पृष्ठ से चाहिए, हमको क्या करना है, पूरे पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जब पूरे पृष्ठ से हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमें संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे, यानी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, समाकलन। जब हम इसका समाकलन करेंगे बच्चों तो E इंटू डी ए, ठीक ना। तो जब डी ए का समाकलन होगा तो ये क्या है बच्चों, गोलीय कोश है, यानी एक गोला है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएगा, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो पृष्ठ है इसकी दूरी क्या है, आर है। तो यहां से हो जाएगा फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी डी ए जो अल्पतम पृष्ठ है हमारा, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को समस्या, चलिए नहीं है। अब हम यूज कर लेते हैं गॉस की प्रमेय। क्या यूज कर लेते हैं, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बच्चों, बताओ, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई सफिक्स ई बराबर, फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट। फाई सफिक्स ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान अपसाइलन नॉट। अगर यहां से हम फाई सफिक्स ई का मान रखते हैं तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट, क्यू अपान अपसाइलन नॉट। अब देखिए अगर ये 4 पाई उधर ले जाएं तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर की जगह में बच्चों अपसाइलन नॉट लिख देता हूं, क्यू अपान आर का स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये आ गया गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन याद रखना ये जो है
घनत्व के रूप में नहीं है। ये तब यूज किया जाएगा जब आपसे अगर कभी पूछ ले कि बिंदु O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बिंदु O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर। लेकिन अगर हमसे वो पूछ रहा है कि गॉसियन पृष्ठ घनत्व के रूप में, तो ये क्या है, गोले के रूप में है। यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लीजिए क्या है, सिग्मा है। यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अगर पृष्ठ घनत्व हमारा सिग्मा है तो बताइए Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। कल बताया था कैसे निकालते हैं, सिग्मा इंटू ए। क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। और ए का मान क्या होता है बच्चों, 4 पाई R स्क्वायर, यानी इस वाले पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ जो नहीं है बल्कि आवेशित जो गोला है हमारा, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इस वाले गोले कोष के लिए। इस गोले कोष के लिए घनत्व जो हमारा हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर के रूप में। चलिए अगर Q का मान इसमें लाके रख दें तो E बराबर क्या हो जाएगा, बताइए E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q के जगह हम ये पूरा मान लिख दें तो सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, और नीचे जो है बच्चों हमारा वो स्मॉल R स्क्वायर है। तो ये देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिंपल। तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और ऊपर कैपिटल R का स्क्वायर और नीचे स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी वाह्यतम बिंदु पर घनत्व के रूप में, ठीक ना। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। चलिए हमने सबसे पहले क्या माना है कि माना हमारे पास एक विलगित गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, जिस पर Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अगर एक समान रूप से वितरित है तो इस बिंदु O से बाह्यतम बिंदु R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने लिखा है माना गोले कोष के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इस पृष्ठ पर यानी जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ पे हमने क्या लिया है, एक क्षेत्रफल अवयव लिया है, यानी क्षेत्रफल अवयव DA लिया है। तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी और DA की दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो हमने क्या किया, इस पृष्ठ से यानी जो DA है इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। तो वैद्युत फ्लक्स D फाई सफिक्स C बराबर E इंटू DA कॉस थीटा। अब इनके बीच का जो कोण है वो 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और जब समांतर हैं तो cos 0 का मान 1 होता है। तो फाई सफिक्स E बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू DA आ जाएगा। अब अगर हम पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों वो D फाई सफिक्स हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक ना। अच्छा ये अगर आपको समाकलन में गोला दिख रहा है यानी कि इसका मतलब ये बंद पृष्ठ को शो कर रहा है, ठीक ना, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब DA का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई सफिक्स E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। फाई सफिक्स E का मान ये पूरा हमने यहाँ पे रख दिया है तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट, E बराबर ये नीचे चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके साथ R स्क्वायर, इसके साथ Q अपान R का स्क्वायर। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, ये कब यूज करते हैं, जब आपसे गोलीय कोष के बिंदु O से R दूरी पर पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तब इसका यूज करेंगे। यदि मान लीजिए गोलीय कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है तो Q बराबर सिग्मा इंटू A, आवेश निकालने के लिए हम यही करते हैं। और A जो है क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल R इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हम
आवेश घनत्व तो निकालते हैं वो इसी गोलीय कोष पर निकालेंगे ना, क्योंकि हमको इसी गोलीय कोष पर आवेश घनत्व, और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर। क्यू का मान इतना हो गया। अब यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो पूरा क्यू का मान है बच्चों यहां पर रख दिया गया है। देखिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपान अपसाइलन 0 कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है? जी सर, अब क्लियर है। चलिए, तो अब तो हमने एक निकाल लिया, कहां पर, इसके बाह्य बिंदु पर। अब हमको कहां पे ज्ञात करना है बच्चों, इसके आंतरिक बिंदु पर और इसके गोलीय कोष के पृष्ठ पर। तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर जब हम ज्ञात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात, तो जब ये गोलीय कोष के पृष्ठ की बात की जाए तो यहां से बिंदु ओ से गोलीय पृष्ठ की दूरी क्या है, कैपिटल आर, और इस पृष्ठ की बात करें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी दोनों अगर हम मान लीजिए दूसरा निकालते हैं कहां पर, गोलीय कोष पर, कहां पर निकालते हैं, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, ठीक है। गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, देखिए इस कंडीशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि मतलब जो हमारा कैपिटल आर है और स्मॉल आर क्या हो जाएंगे, बराबर, और जब कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा तो एक चीज ध्यान से देखो, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ई बराबर सिग्मा अपान अपसाइलन 0 कैपिटल आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। तो ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपान अपसाइलन 0। बस और कुछ नहीं आपको करना है। यानी गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर हमसे पूछा जाए तो ई बराबर सिग्मा अपान अपसाइलन 0 होगा। ठीक है, समझ गए, किसी को समस्या? चलिए, अब हमको एक बिंदु पर निकालना है, गोलीय कोष के आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, यानी किसी आंतरिक बिंदु पर। ठीक, तीसरी कंडीशन कहां पे निकालना है, आंतरिक बिंदु पर। दिख रहा है नीचे, ऐसा तो नहीं कट रहा है? चलिए, दिख रहा है। चलिए, आंतरिक बिंदु पर जो हमको ज्ञात करना है बच्चों, उसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अब यहां पर समझो, जो आवेश वितरित है गोलीय कोष पर, इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर वितरित है। आवेश जो है वो गोलीय कोष की कहां है, बाहर वाले पृष्ठ पर है। क्या गोलीय कोष अगर बाहर वाले पृष्ठ पे है तो इसके अंदर आवेश आएगा? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास गोला है, जैसे मैंने कहा ये बॉटल है, इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या है, और ये एक बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, और इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर आवेश है, तो क्या इसके अंदर वाले पृष्ठ पर आवेश आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक ना, सही है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक बंद पृष्ठ है। तो जब आवेश इसके अंदर नहीं होगा, तो जब आवेश इसके अंदर नहीं होगा तो आप मुझे बताओ, जब आवेश ही नहीं है तो क्या वहां से बल रेखाएं गुजरेंगी? नहीं गुजरेंगी। और जब बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी तो क्या हम वैद्युत फ्लक्स निकलेगा? नहीं, वैद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा कि इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, क्योंकि कोष के भीतर एक बिंदु अगर हमारा कोई है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। यानी आवेश के भीतर, यानी कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। लिख दूं यही बात, यानी कोष के अंदर आवेश वितरित नहीं है, अतः
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, चलिए अगर नहीं वहां पे दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं कॉर्नर में, यानी E बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को कोई समस्या यहां तक? ये टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मैं साइड हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है क्लास तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर भेजिएगा। ठीक ना, चलिए एक नई टॉपिक की तरफ चलते हैं। और एक नई टॉपिक हमारी बच्चों क्या है इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का हमको क्या करना है? निगमन करना है। यानी गॉस के नियम की सहायता से हम कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम क्या बताता है? कूलाम का नियम क्या बताता है? दो आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना करना। ठीक ना, तो हमें गॉस के नियम की सहायता से दो आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है, वो भी किसकी सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो अगली टॉपिक जो हमारी होने वाली है वो है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। इसको मिटा दें। टॉपिक क्या है हमारी? गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, यानी गॉस के नियम से हम कूलाम के नियम का निगमन कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई गोलीय कोश है। हमारे पास क्या है बच्चों? एक गोलीय कोश है। ठीक, और इसके मध्य कोई एक बिंदु O है और इस पर कोई आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। एक गोलीय कोश है और इसके मध्य बिंदु O पर एक आवेश क्या है? Q स्थित है। और इस आवेश Q से मान लीजिए कि R दूरी पर एक बिंदु है हमारा P, जिस पर एक दूसरा आवेश Q0 है। ठीक, हमने क्या कहा कि माना एक गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश के अंदर बिंदु O पर एक आवेश Q है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक दूसरा आवेश हमने Q0 रखा है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को ज्ञात करना है। ठीक ना, चलिए अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है इस पर एक क्षेत्रफल सदिश DA है। एक क्षेत्रफल सदिश बच्चों क्या है? यहाँ पर DA है। इसका मान क्या है? D है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बच्चों इधर की होगी, बाहर की ओर। चलिए अगर इसकी तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? वो भी बाहर की ओर होगी, DA। क्योंकि हमेशा लंबवत होती है क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठ के हमेशा क्या होती है? लंबवत। तो अगर पृष्ठ हमारा है तो वैद्युत क्षेत्र की इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, तो यानी DA और A। ठीक ना, तो हमने क्या कहा कि माना बिंदु O पर एक आवेश Q है, माना बिंदु O पर एक आवेश क्या है? Q है। ध्यान से समझिए, माना बिंदु O पर एक आवेश Q है, जिससे R दूरी पर, इनके बीच की दूरी कितना है? R दूरी पर बिंदु P पर एक दूसरा आवेश, एक दूसरा आवेश कौन है? Q0 स्थित है। Q0 स्थित है, जिनके मध्य या जिसके मध्य क्या ज्ञात करना है? वैद्युत बल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव लिया है डी ए, अगर ये क्षेत्रफल अवयव हमारा डी है तो इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। वैद्युत फ्लक्स का मान कोई बताएगा? अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि यदि गॉसियन पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए है, ये पूरा गॉसियन पृष्ठ है हमारा, और इस गॉसियन पृष्ठ पर अगर हमारा क्षेत्रफल अवयव डी ए है तो इस डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कोई बताएगा? चलिए ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल अवयव, जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बताइए गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों वो डी फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा ये तो सिंपल जान रहे हैं आप। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए के बीच बनने वाला कोण क्या है? जीरो। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या हो जाएगा? इनके बीच का कोण जीरो। तो और cos जीरो का मान कितना होता है? एक। तो आ गया डी फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू डी ए। किसी कोई समस्या यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अगर आ रहा है तो आप मुझे बताइए पूरे गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? पूरे गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? समाकलन कर दें। बहुत सही। पूरे पूरे गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स चलिए तो क्या हो जाएगा? डी फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू डी ए, और जब डी ए का समाकलन करेंगे तो ये क्या है? गोला है। गॉसियन पृष्ठ कैसा है? गोले के आकार, और गोले का क्षेत्रफल अभी बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी क्या है? आर स्क्वायर। नीचे दिख रहा है? किसी को समस्या नहीं ना है? 4 पाई आर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं। चलिए तो फाई सफिक्स ई बराबर जो बच्चों हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फाई सफिक्स ई बराबर, यहां पे ई है और ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, आप मुझे ये बताइए वैद्युत फ्लक्स तो आपने निकाल लिया, गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय सर होती है फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट। ठीक, सिंपल, आपको समझ में आ गया। अगर हम फाई सफिक्स ई का मान यहां पे रख दें तो क्या होगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपसाइलन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज दो तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट, ये पूरा नीचे चला जाएगा, आर स्क्वायर नीचे, यानी क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी ई बराबर क्या आ गया? 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। मतलब ये नीचे गया बच्चों, अपसाइलन नॉट को यहाँ लिख दिया हूँ, आर स्क्वायर को इधर कर दिया हूँ। ठीक है, तो ई बराबर 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू अपान आर। चलिए आवेश क्यू के कारण, यानी आवेश बिंदु पी पर बिंदु आवेश क्यू के कारण लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? बताइए। बिंदु पी पर आवेश के कारण वैद्युत बल बताइए। तो क्या हो जाएगा वैद्युत बल? F बराबर क्यू इंटू ई।
Q इंटू E। क्या हो जाएगा? F बराबर, बोलिए, वैद्युत बल F बराबर क्या होगा? E, और यहां पर आवेश क्या है? Q नॉट। तो इन वैद्युत बल E इंटू Q नॉट, E का मान लाके यहां रख दो, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर इंटू Q नॉट। E का मान हमने ये पूरा यहां से रख दिया। तो अब आपका सिंपल फार्मूला जो बन जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q नॉट बटे R का स्क्वायर। तो यही फार्मूला है बच्चों, किसके बीच? गॉस के नियम की सहायता से हमने कूलाम के नियम का निगमन कर लिया। एक बार देख लीजिए, किसी को समस्या हो तो बताइए। सबसे पहले हमने एक बिंदु लिया है O, जिस पर आवेश क्या है? Q है, और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आवेश क्या है? Q नॉट है, जिस पर हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने माना बिंदु O पर एक आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक दूसरा आवेश Q नॉट स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। अब इस पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया है, और इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? d फाई सफिक्स e बराबर d इंटू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर हम देखें तो E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। तो ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो A इंटू डी ए आ जाएगा। अब हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो डी ए का क्या कर देंगे? समाकलन, और समाकलन करेंगे तो डी ए जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के प्रमेय हमने यूज किया है, फाई सफिक्स ई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई सफिक्स ई की वैल्यू यहां पर रख दिया गया है, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा नीचे चला गया क्योंकि इंटू इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। बिंदु पी पर आवेश के कारण वैद्युत बल, यहाँ पर आवेश क्या है? क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू क्यू नॉट। ये वैद्युत बल होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश, तो ए इंटू क्यू नॉट। ई का मान पूरा यहाँ पे रख दीजिए, आपको निकल जाएगा इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो ठीक है बच्चों, आज की ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होती है, और हम लोग कल की क्लास में इस पे आधारित न्यूमेरिकल की क्लास को करेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स, इनसे पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल जो है आंकिक प्रश्न जो हैं हमारे, उनको कल की क्लास में किया जाएगा। तो कल मिलते हैं आप लोगों से एक बार हम फिर, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और लास्ट बार कहूंगा आपसे कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर इसको भेजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।